हेलो दोस्तों। आज है संडे और संडे के दिन हम क्या करते हैं। संडे के दिन हम वीक की करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो इस वीडियो में हम वीक की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और इस वीडियो में हम 31 मई से लेकर के 5 जून तक की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। यानी मंडे से लेकर के हम सैटरडे तक की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम राज्य से संबंधित खबरें जानेंगे, उसके बाद देश, फिर विदेश, फिर ऐप और पोर्टल के बारे में जानेंगे, फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिर खेल और पुरस्कार, नाम बदलाव, सम्मेलन, समझौता और सूचकांक। तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राज्य की खबरें जान लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है। तो देखते हैं। देखिए, कोविड प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो हालांकि जो बहुत सारे राज्य हैं उन्होंने तो जो कोविड प्रभावित परिवार हैं उनको बहुत सारी योजनाएं प्रदान की हैं, लेकिन पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है जिसने वित्तीय सहायता यानी पैसे प्रदान करने की बात कही है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, जिसने 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान करने की बात कही है और साथ ही छात्रों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी देने की बात कही है। तो वित्तीय सहायता कितनी प्रदान करेगा जम्मू कश्मीर? 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर, जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और इसकी शीतकालीन राजधानी क्या है? इसकी शीतकालीन राजधानी है जम्मू। इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 2019 में बना था। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है? तो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत जो पौधे हैं, पौधे उगाए जाएंगे। तो जब मानसून आएगा तो राज्य में पौधे उगाए जाएंगे और पौधे उगाने के साथ साथ एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और उस प्रतियोगिता में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उनको एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो जो पुरस्कार दिया जाने वाला है उसका नाम भी जान लेते हैं। तो पुरस्कार का नाम है प्राणवायु पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर बिल्कुल भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश की और योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में मिशन ग्रामोदय नामक योजना लॉन्च की थी और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गाँवों का विकास करना है। किस राज्य ने गिफ्ट थिंक टैंक का गठन किया है? तो ये एक थिंक टैंक है जिसका नाम क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट ये क्या है? यह एक थिंक टैंक है। और थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? थिंक टैंक का मतलब होता है कि जो राज्य के लिए थिंक यानी सोचने का कार्य करता है, यानी जो राज्य के लिए पॉलिसी या नीतियां बनाता है कि राज्य सरकार अगर कोई सी योजना लॉन्च करेगी तो उसके बारे में यह राज्य सरकार को सलाह प्रदान करेगा, गिफ्ट। तो गिफ्ट थिंक टैंक का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका गठन गोवा की सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए गिफ्ट की फुल फॉर्म जान लेते हैं। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो गिफ्ट की फुल फॉर्म है गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये गिफ्ट की फुल फॉर्म है। और ये जो जैसा कि इसका गठन किया गया है तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके अध्यक्ष होंगे जो गोवा के मुख्यमंत्री होंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? गोवा के मुख्यमंत्री। तो चलिए गोवा के बारे में भी जान लेते हैं। तो मैप में सबसे पहले हम गोवा की स्थिति देख लेते हैं। तो मैप में यहाँ पर ये गोवा जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करता है। इसकी राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत गिफ्ट थिंक टैंक के अध्यक्ष होंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के भी
राज्यपाल हैं। तो चलिए अब हम देश से संबंधित खबरें जान लेते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने कौन सी योजना लॉन्च की है या देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है। तो देश के प्रधानमंत्री ने एक योजना लॉन्च की है, योजना का नाम है युवा पीएम योजना। तो युवा पीएम योजना किससे संबंधित है, तो यह योजना लेखकों से संबंधित है। इसमें क्या किया जाएगा, आप यहाँ पर देखिए, मेंटरिंग यंग ऑथर्स, यानी जो युवा लेखक हैं उनको मेंटर किया जाएगा। मेंटर का मतलब होता है कि उनको शिक्षित किया जाएगा। तो जितने भी युवा लेखक हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनको क्या किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। लगभग 75 लेखक चुने जाएंगे और इन 75 लेखकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ साथ इनको कुछ पेंशन भी दी जाएगी, मासिक छात्रवृत्ति। तो इनको ट्रेनिंग के साथ साथ 50,000 रुपये दिए भी जाएंगे। तो एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन कौन सा है, यानी पहली कंपनी कौन सी है जो एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल हुई है। तो सबसे पहले हम इस योजना के बारे में समझ लेते हैं कि ये योजना क्या है। देखिए, आप इस उदाहरण से समझिए, ये बाइक का सिलेंडर है। मान लीजिए कि आपको बाइक इस्तेमाल करते हुए 4 से 5 साल हो गई हैं। तो 4 से 5 साल के बाद में क्या होगा कि जो इसका सिलेंडर है वो घिस जाएगा, यहाँ से जो पिस्टन है इसकी वो घिस जाएगी। और मान लेते हैं कि आप जैसे कि यूपी में रहते हो और यूपी से आप कहाँ पर चले जाते हो, यूपी से आप घूमने के लिए कहीं दूसरे देश चले जाते हो, मान लेते हैं नेपाल चले जाते हो आप। तो नेपाल में तो आपको जो पासपोर्ट होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे तो नेपाल में तो आप डायरेक्ट ही चले जाओगे। जैसे आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो आप ये जो अपना जो सिलेंडर है, ये जो पिस्टन है बाइक का, तो आप नेपाल की किसी भी शॉप से उसको रिपेयर करा सकते हो। आपको इसी साइज़ का क्या मिल जाएगा, वहाँ पर एक पिस्टन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी जाइए, ये जो प्रोडक्ट है उसका एक ही नाप का मिल जाएगा, यानी ये जो सामान है आपको उसी नाप का मिल जाएगा। तो इस योजना का यही मतलब है कि एक राष्ट्र एक मानक, यानी एक राष्ट्र के लिए एक मानक निर्धारित किया गया है, यानी एक ही नाप के पदार्थ या उपकरण बनाए जाएंगे। तो इस योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन कौन है, संगठन का नाम है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। और इस योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इस योजना को रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब हम विदेश से संबंधित खबरें जान लेते हैं कि किस देश ने कौन सा कार्य किया है। तो हाल ही में चीन ने क्या करा है कि चीन में 2 संतान पैदा करने की अनुमति थी, तो चीन ने इसको समाप्त करके अब क्या कर दिया है, चीन ने अब 3 संतान पैदा करने की अनुमति दे दी है। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। किस देश में H10N3 प्रकार का बर्ड फ्लू का पहला मामला आया है। तो बर्ड फ्लू ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो सामान्यतः किस में पाई जाती है, यह सामान्यतः पक्षियों में पाई जाती है। और इसका मामला कहाँ पर आया है, यह जो मामला है, ये जो पक्षी में पाए जाने वाला वायरस है यह मनुष्य में पाया गया है। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बर्ड फ्लू मनुष्य में पाया गया है और यह पहला देश बन गया है, तो चाइना में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। तो चलिए अब हम ऐप और पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। पोर्टल का मतलब क्या होता है, पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट। तो वेबसाइट है इंडिया AI, वेबसाइट का नाम क्या है, इंडिया AI, यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इस वेबसाइट को IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि इस वेबसाइट को कब लॉन्च किया गया था, इस वेबसाइट को 2020 में लॉन्च किया गया था। और अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने इंडिया AI वेबसाइट की वर्षगांठ मनाई है। इन्होंने 28 मई को इंडिया AI
वेबसाइट की पहली वर्षगांठ मनाई है, यानी यह पिछले साल इसका निर्माण किया गया था और 2021 में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है। तो एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है और वेबसाइट का नाम क्या है? एक्सरे सेतु। एक्सरे सेतु। तो एक्सरे सेतु वेबसाइट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। और इस वेबसाइट की सहायता से क्या किया जाएगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर हमें कोरोना का पता करना है कि हमें कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी छाती का एक्सरे करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे? सबसे पहले हम एक्सरे करवाएंगे और उस एक्सरे का फ़ोटो हम कहाँ पर भेज देंगे? उस एक्सरे का फ़ोटो हम इस वाली वेबसाइट पर भेज देंगे, xraysetu.com। या ये जो एक्सरे है छाती का, इसको हम कहाँ पर भेज देंगे? इसको हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे और इसके लिए एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। तो इस वेबसाइट का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? कोरोना का पता करने के लिए। तो वो जो नंबर है जहाँ पर हमको मैसेज करना है, ये नंबर है जहाँ पर हमको ये जो छाती का एक्सरे है हमें भेजना है। तो एक पोर्टल है, पोर्टल का नाम है सेज। और सेज की फुल फॉर्म क्या है? सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो ये जो सेज पोर्टल है, यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? सेज पोर्टल। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, सीनियर यानी सीनियर सिटीजन के लिए यह पोर्टल यानी वेबसाइट लॉन्च की गई है। और सीनियर का मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए। तो इस वेबसाइट की सहायता से क्या किया जाएगा? इस वेबसाइट की सहायता से जो सीनियर सिटीजन है उनको वे सभी उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो उनको आवश्यकता होती है। और सेज पोर्टल के साथ साथ सेज पहल भी शुरू की गई है। और सेज पहल का उद्देश्य क्या है? सेज पहल का उद्देश्य यही है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको जो उनकी ज़रूरत के उत्पाद हैं वो उनको प्रदान किया जाए। तो चलिए अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में किस पोत को कमीशन किया गया है? कमीशन का मतलब क्या होता है? शामिल करना, यानी किस जहाज़ को शामिल किया गया है? तो जहाज़ का नाम है सजग। इंडियन कोस्ट गार्ड में सजग जहाज़ को शामिल किया गया है। और यह है सजग जहाज़, आप इसकी इमेज यहाँ पर देख सकते हो। चलिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसके वर्तमान महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो हमें ये बताना है कि किस संस्थान ने खारे घोल पर आधारित RT-PCR कोरोना वायरस परीक्षण विकसित किया है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं हम, इसमें क्या किया गया है। तो हमें क्या करना है कि हमें गरारे किए जाएंगे। किससे? नमक के घोल से हमें गरारे किए जाएंगे। और गरारे करने के बाद में उसको एक मतलब कि उसका सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल की सहायता से कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। उस सैंपल को टेस्ट किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये खारे घोल पर आधारित टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के द्वारा। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नैनो यूरिया का निर्माण किसने किया है? तो नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है इफ़को के द्वारा। ये जो इफ़को है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन, आई का मतलब क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। इनको दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव। तो ये जो इफ़को होता है इसका कार्य क्या होता है? इफ़को का कार्य होता है कि यह खाद का निर्माण करता है। यह खाद का निर्माण करता है। और इसने हाल ही में क्या करा है? इसने हाल ही में नैनो यूरिया का निर्माण किया है और यह वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया है। तो आप यहाँ पर इसकी बोतल देख सकते हो। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ लगभग 1 लीटर से आधा लीटर है। लगभग इसका साइज़ कितना है? 1 लीटर है। और ये जो 1 लीटर खाद है यह लगभग 1 बोरी खाद के बराबर है। जितना 1 बोरी में खाद आता है उतनी ही क्षमता इस 1 लीटर यूरिया की है।
तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी सहायता से क्या होगा कि जो किसान हैं उनकी जो लागत कम हो जाएगी और जो उनका मुनाफा है या जो उत्पादकता है वो 18 से 35% तक बढ़ जाएगी। तो नैनो यूरिया का निर्माण किसने किया है? इफ़को के द्वारा किया गया है। तो चलिए इफ़को के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? BS नकाई। तो हमें बताना है कि किस IIT संस्थान ने भारत की पहली स्वदेशी तापमान दर्ज करने वाली डिवाइस विकसित की है? तो IIT संस्थान का नाम क्या है? तो IIT संस्थान का नाम है IIT रोपड़। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो डिवाइस है, डिवाइस का नाम क्या है? MB टैग। MB टैग, इसकी सहायता से क्या किया जाएगा? इसकी सहायता से जो तापमान है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यह क्या करेगी? तापमान को सही तरीके से रिकॉर्ड रखेगी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज का जो तापमान है वो उसको रिकॉर्ड करेगी, या इसका अन्य जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको कम तापमान पर रखना पड़ता है। तो जब हम कोविड-19 वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसका हमको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इस MB टैग डिवाइस की सहायता से हम वैक्सीन का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो चाइना ने क्या करा है, चाइना ने एक उपग्रह लॉन्च किया है और इस उपग्रह का काम क्या है? इस उपग्रह का काम है कि यह मौसम संबंधी जानकारियाँ प्रदान करेगा। तो ये जो उपग्रह है, इस उपग्रह का नाम हमें बताना है। उपग्रह का नाम है फेंगयुंग 4B। तो हम सूचकांक के बारे में जान लेते हैं, यानी किसको कौन से स्थान पर रखा गया है। तो तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन है? SDG इंडिया इंडेक्स। तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। SDG, इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें केरल पहले स्थान पर है। और अगर हम इसमें लास्ट में बात करें तो इसमें सबसे लास्ट में कौन है? इसमें सबसे लास्ट में है बिहार और केरल इसमें पहले स्थान पर है। ये जो सतत विकास लक्ष्य है इसके बारे में जान लेते हैं। यह किस आधार पर दिया गया है? यह राज्य को इस आधार पर दिया गया है कि किस राज्य ने कितना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को लेकर के कार्य किया है। और ये जो सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स है, यह किसके द्वारा दिया गया है? यह नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। तो चलिए नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके CEO कौन है? CEO हैं अमिताभ कांत और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। फोर्ब्स की तरह से जारी की गई रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों में से भारत के केवल एक ही खिलाड़ी हैं। 100 खिलाड़ियों में से भारत के केवल एक ही खिलाड़ी हैं और उनका नाम क्या है? खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। इनको 59वें स्थान पर रखा गया है। तो यह जो सूची है, ये जो टेबल है, यह किसके द्वारा दी गई है? यह फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा दी गई है। तो चलिए ऐसा भी जान लेते हैं कि इसमें पहले स्थान पर कौन है, यानी विश्व के वो कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे अधिक कमाई की है, जिन्होंने सबसे अधिक कमाई की है एक साल के अंदर। तो खिलाड़ी का नाम है कॉनोर मैकग्रेगर। ये सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल मिलाकर के एक साल में $180 मिलियन की कमाई की है। और दूसरे स्थान पर हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने $130 मिलियन की कमाई की है। और तीसरे स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इन्होंने $120 मिलियन की कमाई की है। तो ये हैं कॉनोर मैकग्रेगर, देखो इनका नाम यहाँ पर लिखा है। और दूसरे स्थान पर है मेसी और तीसरे स्थान पर है रोनाल्डो। तो चलिए अब हम खेल और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। तो लॉस एंजलिस भारतीय फिल्म फेस्टिवल इंडियन
फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये कहाँ पर हुआ है? लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहाँ पर है? लॉस एंजल्स अमेरिका में है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता गया है सेठ थुमान के द्वारा। ये एक फिल्म का नाम है और इसमें एक अवार्ड और मिला है, और अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन सी है? तो फिल्म का नाम है बिट्टू। तो आपको इन दोनों का नाम याद करना है, एक तो है बिट्टू और दूसरा है सेठ थुमन। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, तो इसका खिताब जीता गया है सुरेश मुकुंद के द्वारा। और कोरियोग्राफी इस शब्द का मतलब जान लेते हैं। तो जो कोरियोग्राफर होते हैं वो क्या करते हैं? जो डांस के स्टेप होते हैं उनका वो डिजाइन करते हैं, जो डांस के स्टेप होते हैं। तो महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महानिदेशक विशेष पुरस्कार से डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और यह पुरस्कार इनको किसके द्वारा दिया गया है? यह पुरस्कार इनको WHO के द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने तंबाकू नियंत्रण के लिए कार्य किया है। तो ये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और ये हैं WHO के वर्तमान चीफ, और इनका नाम क्या है? टेड्रोस अधानोम। ये कौन है? टेड्रोस अधानोम। तो WHO के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो हाल ही में क्या हुआ है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो खिलाड़ी का नाम है संजीत। इन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन दुबई में किया गया है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन दुबई में हुआ है। और दुबई कहाँ पर स्थित है? दुबई UAE में स्थित है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में दुबई स्थित है। और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है संजीत ने, और एक महिला और है जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इनका नाम है पूजा रानी। तो इन दोनों का नाम आपको याद करना है, एक तो है संजीत कुमार और दूसरे हैं पूजा रानी। इन दोनों ने ही केवल गोल्ड मेडल जीता है, बाकी सभी ने रजत मेडल या कांस्य पदक जीता है। तो चलिए अब हम सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। तो किस संगठन के शेरपा और सूस शेरपा की दूसरी बैठक 28 मई 2021 को संपन्न हुई? शेरपा और सूस शेरपा की दूसरी बैठक। तो ये जो बैठक है ये किसकी है? यह ब्रिक्स की बैठक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें ये सभी देश आते हैं। और इसका भारत भी सदस्य है। तो इस बैठक में भारत ने भी भाग लिया है। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? भारत की तरफ से इसमें संजय भट्टाचार्य और P हरीश ने भाग लिया है। ये जो संजय भट्टाचार्य हैं ये शेरपा बने हैं, और ये जो P हरीश हैं इन्होंने सूस शेरपा का रोल निभाया है। तो ये जो ब्रिक्स है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रिक्स का मुख्यालय चाइना के शंघाई में स्थित है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो ब्रिक्स के विदेश मंत्री हैं उनके बीच में एक बैठक हुई है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? जो ब्रिक्स के विदेश मंत्री हैं उनके बीच में बैठक हुई है, और इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। तो इसकी अध्यक्षता जो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद उन्होंने की है। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किस देश में होगा? तो ये जो सम्मेलन है इसका नाम क्या है? परिवहन सम्मेलन। तो यह कहाँ पर होने वाला है? यह चाइना में होगा। और
इस सम्मेलन में क्या किया जाएगा, इस सम्मेलन में परिवहन से संबंधित होने वाली परेशानियों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे परिवहन से क्या होता है, परिवहन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इसका उद्देश्य यही रहेगा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो चलिए अब हम समझौते से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं कि भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है। तो हमें ये बताना है कि भारत ने किस देश के साथ में कृषि को लेकर के समझौता किया है। कृषि को लेकर के समझौता किया है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और अब क्या होगा, जैसे कि इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने बीच में जो भी टेक्नोलॉजी हैं वो आपस में साझा करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। तो भारत और किस देश के बीच में शहरी विकास यानी शहर के विकास के लिए एक समझौता हुआ है। तो भारत और जापान के बीच में शहरों के विकास के लिए एक समझौता हुआ है। और इस समझौते के तहत क्या किया जाएगा, इस समझौते के तहत शहरों को ऐसा बनाया जाएगा कि शहरों में आवास की परेशानी ना हो और साथ ही साथ शहरों को किसी भी तरीके से यानी बाढ़ से शहरों को कोई भी नुकसान ना हो और शहरों में उन्नत किस्म के सीवर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस तरह से भारत और जापान के बीच में शहर को लेकर के, शहरों के विकास को लेकर के समझौता हुआ है। तो जापान की राजधानी जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है, जापानी येन। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वाली वीडियो में।